नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती संबंधित मनोविज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा होता क्या है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरित शब्द है, अर्थात अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, अर्थात जो मोटिवेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। अब जिसका अर्थ क्रिया के प्रति उत्तेजना या उकसाने से है, जो मोटम है उसका अर्थ क्रिया के प्रति उत्तेजना या उकसाने से होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह है जो कार्य करने के लिए या क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है या उत्तेजित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कोई परिभाषा या कथन दे देता है एग्जाम में और पूछता है कि किस मनोवैज्ञानिक का कथन है या किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी परिभाषा है ताकि एग्जाम में आए तो छूट ना पाए। ठीक है, तो इसमें पहला है गुड के अनुसार। तो अभिप्रेरणा के बारे में गुड नामक वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा दी थी, तो उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। ये गुड के अनुसार है। गुड नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कथन दिया है। उन्होंने कहा था किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला कथन है या अगली परिभाषा है फ्रेंडसन के अनुसार। फ्रेंडसन नामक वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा दी थी अभिप्रेरणा के बारे में। उन्होंने कहा था कि सीखने में सफल अनुभव ही अभिप्रेरणा है। जो सीखने में सफल अनुभव ही अभिप्रेरणा है। उन्होंने कहा था अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं और उससे जो अनुभव प्राप्त करते हैं वही क्या है? आपकी अभिप्रेरणा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है स्कीनर के अनुसार। स्कीनर महोदय ने क्या कहा है उसको हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का राजमार्ग है। कोई भी कार्य या करते हैं हम तो उसके लिए अभिप्रेरणा की जरूरत है। बिना अभिप्रेरणा के हम कोई कार्य रुचि से नहीं करते हैं। अगर कोई हमको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता, मोटिवेट करता है कार्य करने के लिए, तो उससे क्या हमारे मन में क्या अंदर क्या है? रुचि पैदा होती है और उस कार्य को अच्छे से करते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार तो देखेंगे हम लोग कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो आगे देखते हैं कि अभिप्रेरणा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला इसमें है प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा। अब चलिए देखते हैं प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा होता क्या है। ठीक है, तो पहला है प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। तो प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? हम लोग देखते हैं। इस प्रकार की अभिप्रेरणा को जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, अर्थात इस प्रकार की अभिप्रेरणा हमें जन्म से हमारे अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे हम जन्मजात अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं, इसके अंतर्गत तीन प्रकार की अभिप्रेरणा आती है। प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत तीन प्रकार की अभिप्रेरणा आती है। वो कौन कौन सी है? पहला है मनोदैहिक अभिप्रेरणा, दूसरा है सामाजिक अभिप्रेरणा और तीसरा है व्यक्तिगत
तीसरा है व्यक्तिगत अप्रेरणा। अब तीनों अप्रेरणा के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि कौन, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है मनोदैहिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मनोदैहिक अभिप्रेरणा होता क्या है। तो देखते हैं, यह अभिप्रेरणा जो मनोदैहिक अभिप्रेरणा है मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। ये मनोदैहिक अभिप्रेरणा मनुष्य के शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी क्रियाओं को संचालित करता है, ठीक है। जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी क्रियाओं को संचालित करता है, जैसे इसमें आ जाएगा खाना पीना, ये सब क्या है, मनोदैहिक अभिप्रेरणा है। जो मनुष्य को खाना पीना जो है वो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मनुष्य को खाना चाहिए तो उसको जब कोई कार्य करेंगे तभी तो हमको भोजन मिलेगा। तो वही है कि मनोदैहिक प्रेरणा, खाना पीना जो है ये मनोदैहिक प्रेरणा जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है दूसरा सामाजिक अप्रेरणा। तो देखेंगे कि हम लोग की सामाजिक अप्रेरणा होता क्या है, ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में वह रहता है उसी के अनुकूल अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। उसी के, जिस समाज में मनुष्य रहता है उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को ढाल लेता है, उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्धारित करता है ताकि वह समाज में रह सके। तो सामाजिक अभिप्रेरणा की प्रक्रिया समाज के वातावरण से ही सीखी जाती है। जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसी समाज के द्वारा सामाजिक प्रेरणा की प्रक्रिया सीखता है। उसकी सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत जैसे आ जाएगा स्नेह, सम्मान, ज्ञान, ये सब क्या है, सामाजिक प्रेरणा है जो समाज के द्वारा सीखी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है तीसरा है व्यक्तिगत अप्रेरणा। तो व्यक्तिगत अप्रेरणा क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत अप्रेरणा के अंतर्गत जैसे प्रत्येक मनुष्य अपने साथ कुछ विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है और ये विशेषताएं उनके माता पिता से उनको प्राप्त होती हैं, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा नैतिक मूल्य, अनुकरणीय गुण, रुचि, ये सब क्या उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। जो उसके माता पिता से उसको प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। तो ये हुआ तो प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत तीन प्रकार के थे। कौन कौन से, मनोदैहिक अभिप्रेरणा, मनोदैहिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, जिसको हम लोगों ने बारीकी से देखा कि क्या होता है। अब दूसरा आता है अभिप्रेरणा के प्रकार में कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा है कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा। तो कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है इसको हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इस प्रकार की अभिप्रेरणा वातावरण या सामाजिक गुणों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। ये जो प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा थी वो जन्मजात थी, लेकिन कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा को अर्जित किया जाता है समाज के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, ठीक है। वातावरण के माध्यम से या सामाजिक गुणों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम या बाह्य प्रेरणा। जिसको हम लोग अर्जित करते हैं उसको कृत्रिम या बाह्य प्रेरणा कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे देख लीजिए आ जाएगा पुरस्कार एवं दंड। जैसे कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें पुरस्कार दिया जाता है, प्रेरणा के रूप में कोई पुरस्कार मिलेगा तो हम और अभिप्रेरित होंगे कि और अच्छा कार्य करें, तो वो लोग अभिप्रेरित होते हैं। और अगर बुरा काम करेंगे तो उसके लिए दंड मिलता है। तो ये क्या है, कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा है जो हमको प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, आगे है अभिप्रेरणा के स्रोत। तो अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत है जिससे अभिप्रेरणा मिलती है हमको। तो स्रोत देखेंगे कि स्रोत कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं, 4 स्रोत होते हैं। अब चारों स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपक और चौथा है प्रेरक। तो ये सब क्या है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। तो इन चारों स्रोतों को हम लोग देखेंगे। तो पहला है आवश्यकता। तो आवश्यकता के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकता होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करता है। तो जो आवश्यकता होती है मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये इसलिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं, ठीक है। अगला देखते हैं,
दूसरा है चालक। तो चालक जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। जैसे प्राण व्यक्ति की आवश्यकता भोजन, व्यक्ति की आवश्यकता है, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन भूख नामक चालक को जन्म देती है। भोजन जो है भूख नामक चालक को जन्म देती है। उसी तरह पानी जो है प्यास नामक चालक को जन्म देती है। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, वायु, ये सब क्या है, आवश्यकताएं हैं, तो उनसे संबंधित चालकों को जन्म देते हैं। जैसे भोजन आवश्यकता है तो उससे संबंधित चालक क्या है, भूख है। पानी आवश्यकता है तो प्यास है। ये उनसे संबंधित चालकों को जन्म देते हैं। चालक क्या करते हैं, गति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चालक हो गया। अगला देखते हैं उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है, ठीक है, तो उद्दीपक उसे कहते हैं जिन जिन वस्तुओं से या चीज़ों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिन चीज़ों से या आवश्यकताओं जिन चीज़ों से या वस्तुओं से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। जैसे भूख हमारी, जैसे भूख की आवश्यकता जो है भोजन से, प्यास की आवश्यकता पानी से, वो क्या है, उद्दीपक है। उद्दीपक इसमें क्या है, भोजन और पानी क्या है, उद्दीपक है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेरक। प्रेरक वह होता है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरक क्या होता है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभिप्रेरणा के 4 स्रोत देखे। 4 स्रोत कौन कौन से थे, आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है अभिप्रेरणा के तत्व। तो हम लोग देखते हैं कि अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोग ने अभिप्रेरणा के स्रोत के बारे में जाना, अब अभिप्रेरणा के तत्व जानेंगे कि अभिप्रेरणा के तत्व कितने हैं। तो यहाँ देखेंगे अभिप्रेरणा के मुख्यतः, यहाँ पे गलती हो गया है, अभिप्रेरणा के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व होते हैं। तो इसमें पहला है प्रेरक, दूसरा है प्रणोदन, तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है उत्सुकता, पांचवा है लक्ष्य और छठवां है रुचि। तो अब प्रेरणा के 6 तत्व होते हैं, प्रेरक, प्रणोदन, प्रोत्साहन, आवश्यकता और उत्सुकता, लक्ष्य और रुचि। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सबके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें से हम लोग प्रेरक के बारे में जानते हैं कि जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रणोदन। प्रणोदन का संबंध शरीर की आवश्यकताओं से होता है, जो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रेरित करता है। जैसे मनुष्य को भूख प्यास लगना, ये क्या है, इसी का संकेत है, प्रणोदन। ठीक है, तो जो मनुष्य की शरीर की आवश्यकता होती है वो उसको क्या कहते हैं, प्रणोदन कहते हैं। जैसे भूख प्यास से सब क्या है, आवश्यकता है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रणोदन कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रोत्साहन। आप लोग जानते होंगे किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना। जैसे कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रयत्न करेगा तभी तो वस्तु प्राप्त करेगा। और जिसका संबंध बाहरी वातावरण से होता है, जैसे बाहरी वातावरण से अगर किसी कोई आप कार्य कर रहे हैं, बाहरी वातावरण से आपको सहयोग मिल रहा है, तो क्या आपको प्रोत्साहन मिल रहा है कि और कार्य करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। अगर बाहरी सहयोग मिलेगा, आपको वातावरण से सहयोग मिलेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, कोई कार्य करेंगे तो रुचि उसमें लगेगा, मन लगेगा कि आप और कार्य करें, तो वही प्रोत्साहन है। ठीक है, अगला देखते हैं उत्सुकता। तो कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुकता जरूरी होता है। बिना उत्सुक हुए आप कोई कार्य नहीं कर सकते। उत्सुकता रहेगी कि हमको ये कार्य करना है, हमको ये कार्य करना है, उत्सुकता रहेगी तो वो कार्य आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, उत्सुकता नहीं, नीरस रहेंगे तो कार्य में मन नहीं लगेगा। तो उत्सुकता जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है लक्ष्य। कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, लक्ष्य पहले निर्धारित होना जरूरी है। अगर लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप कार्य सही ढंग से नहीं करेंगे। जैसे लक्ष्य रहेगा तो आपको रहेगा कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो आप वो कार्य और तेज़ी से करेंगे कि वहाँ तक हमको पहुँचना है। अगर लक्ष्य नहीं रहता है, लक्ष्य हटा दिया जाता है, तो आप काम करते जाएंगे, कार्य करते जाएंगे और पता चलेगा कि लक्ष्य पता नहीं है, तो सोचेंगे कहाँ कब तक कार्य करेंगे, तो आपको अंदर निरस्ता आने लगेगी। तो लक्ष्य जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है
रुचि, जब कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें अब प्रेरणा, आपको कोई मोटिवेट करता है तो आपको उस कार्य में रुचि आने लगती है। तो रुचि आएगी तो उस कार्य को आप अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो क्या होता है, रुचि जरूरी है। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा के तत्व हैं। अब प्रेरणा कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। यहाँ गलती से 7 हो गया है, 6 तत्व होते हैं। पहला है प्रेरक, दूसरा है प्रचोदन, तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है उत्सुकता, पांचवा है लक्ष्य, छठवां है रुचि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं, तो अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत हैं। अब 6 सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है सांस्कृतिक प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा है व्यवहार एवं सीखने का सिद्धांत, तीसरा है क्षेत्रीय सिद्धांत, चौथा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, पांचवा है मनोविश्लेषण का सिद्धांत और छठवां है आवश्यकता एवं मांग पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 6 सिद्धांत है प्रेरणा के। अब 6 सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि क्या, कौन सिद्धांत क्या है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग, सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला से। इसमें पहला सिद्धांत है सांस्कृतिक प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक अपनी समूह संस्कृति से प्रेरणा लेता है और उसी के अनुरूप समाज में व्यवहार करता है। समूह संस्कृति से जो प्रेरणा लेगा, जो सीखेगा, उसके अनुरूप समाज में क्या करता है, व्यवहार करता है। अब जिन परिवारों में देखते हैं कि जिन परिवार में उच्च आदर्श और कठोर अनुशासन होता है, वहाँ स्नेह एवं सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है। लेकिन ऐसे परिवार जहाँ पर बालक की उपेक्षा की जाती है, हमेशा डांटा जाता है, बात बात पर डांट फटकार की जाती है, तो डांटने से क्या होता है, बालक में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो ये क्या होता है, बालक में कमी आ जाती है। इसलिए हर परिवार, प्रत्येक परिवार एवं समाज में सांस्कृतिक प्रतिमान के सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि वो सांस्कृतिक प्रतिमान, इसलिए क्योंकि बालक जो है अपनी समूह से ही सब कुछ सीखता है, समूह संस्कृति से ही प्रेरणा लेता है, सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। तो जैसा देखेगा वो वैसा ही करेगा। तो सांस्कृतिक प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है, ठीक है, कि प्रत्येक परिवार समाज में सांस्कृतिक आचार विचार के लिए सांस्कृतिक प्रतिमान सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला सिद्धांत है दूसरा, व्यवहार एवं सीखने का सिद्धांत। व्यवहार एवं सीखने का सिद्धांत, तो व्यवहार एवं सीखने का सिद्धांत क्या कहता है, देख लेते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। इस व्यवहार एवं सीखने के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकता पर निर्भर, जैसी आवश्यकता होती है उस तरह वो व्यवहार करता है और उसी के अनुरूप वह सीखता है। तो व्यवहार एवं सीखने का सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है और उस सीखना भी इसी तत्व पर आधारित होता है। यदि व्यक्ति के व्यवहार द्वारा उसकी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होंगी तो उसे कुछ सीखने की प्रेरणा नहीं प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसके व्यवहार के द्वारा संतुष्ट नहीं होती है तो वो कुछ सीख नहीं पाता है। तो व्यवहार और सीखने का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है तीसरा, क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि यह सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो कर्ट लेविन है उनके द्वारा दिया गया है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह सिद्धांत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। व्यक्ति का वातावरण उसके व्यवहार से प्रोत्साहन का कार्य करता है। व्यक्ति का वातावरण जो है व्यक्ति के व्यवहार में प्रोत्साहन का कार्य करता है, जिससे उसका व्यवहार जो है प्रभावी होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वातावरण जो है व्यक्ति के व्यवहार में प्रोत्साहन का कार्य करता है। जो वातावरण है व्यक्ति के व्यवहार में क्या करता है, प्रोत्साहन का कार्य करता है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, इसके अनुसार इन्होंने कहा था कर्ट लेविन ने। उसके बाद देखते हैं, अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो हम लोग जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। अब इसके बारे में जान लेते हैं
कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत जो प्रेरक शक्तियाँ कार्य करती हैं वह मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। व्यक्ति के अंदर जो प्रेरक शक्तियाँ जो प्रेरित करती हैं कार्य करने के लिए वो क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है। अब मनुष्य का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यही है कि व्यक्ति के अंतर्गत जो प्रेरक शक्ति काम करती है वो मूल प्रवृत्तियाँ होती है और व्यक्ति का व्यवहार या मनुष्य का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। ठीक है। अगला है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत क्या है ये देख लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार मन की दो स्थितियां बताई गई हैं, चेतन और अचेतन। तो मनुष्य चेतन अवस्था में होते ही अपने संस्कार चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य चेतन अवस्था में होने पर अपने संस्कार चरित्र का निर्माण करता है तथा अचेतन प्रवृत्ति के आधार पर आत्मगौरव की भावना का प्रयोग किया जाता है। चेतन और मन की दो स्थितियां बताई गई, चेतन और अचेतन। और चेतन अवस्था में मनुष्य जो है संस्कार और चरित्र का निर्माण करता है, लेकिन अचेतन की स्थिति में वह आत्मगौरव की भावना का प्रयोग करता है। आत्मगौरव मतलब अहंकार, अहम भाव का प्रयोग करता है अचेतन अवस्था में। ठीक है। अगला है आवश्यकता एवं मांग पूर्ति का सिद्धांत। तो आवश्यकता एवं मांग पूर्ति का सिद्धांत सबसे पहले जान लीजिए कि आवश्यकता एवं मांग पूर्ति सिद्धांत के जनक अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो को आवश्यकता एवं मांग पूर्ति सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ये कई बार टेट एग्जाम में पूछ चुका है कि आवश्यकता मांग पूर्ति सिद्धांत के जनक कौन है, तो अब्राहम मैस्लो हैं। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग देख लेते हैं क्या होता है कि आवश्यकता का अर्थ किसी भी अभाव युक्त वस्तु से होता है। इन अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकता का अर्थ किसी भी अभाव युक्त वस्तु से होता है। ठीक है। जब मानव की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो उसके जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस आधार पर आवश्यकता की अवधारणा प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध है। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो तनाव को दूर करने के लिए कार्य करता है और कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस प्रकार वो क्या होता है, आवश्यकता की अवधारणा जो है, आवश्यकता मांग पूर्ति की अवधारणा अब प्रेरणा से संबंधित है। ठीक है। तो अब प्रेरणा में बस इतना ही था। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इसके अंदर ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा और अपना सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।